मुगल शासक फर्रुखसियर साहब ने 1717 ईस्वी में बंगाल के अंतिम और स्वतंत्र गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था मुर्शिद कुली खां को। किसे नियुक्त किया था? मुर्शिद कुली खां को। और ये मुर्शिद कुली खां बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। तो बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है मुर्शिद कुली खां को दिया जाता है। और ये मुर्शिद कुली खां बंगाल के अंतर्गत भू सुधार मतलब भूमि से संबंधित सुधार में एक व्यवस्था प्रारंभ किया था। वह व्यवस्था इजारा व्यवस्था। और ये मुर्शिद कुली खां ये पढ़ा लिखा था, मतलब ये शिक्षित कह दीजिए शासक हुआ। और इसको मालूम था कि हम अंग्रेजों से पंगा लेंगे तो अंग्रेज हमें मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए ये मुर्शिद कुली खां अंग्रेजों से किसी प्रकार का ना युद्ध किया ना कोई संघर्ष किया। लेकिन जब ये बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया, अब तक था बंगाल के राजधानी ढाका। कहाँ था? ढाका। और इस ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया किसने? मुर्शिद कुली खां। बहुत अच्छा प्रश्न। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किसने किया? मुर्शिद कुली खां ने। और इसका मृत्यु हो गया 1727 ईस्वी में। एक वृद्ध व्यक्ति था और इनके उत्तराधिकारी के रूप में उन व्यक्ति को अध्ययन करेंगे हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया। उन अधिकारियों में से सबसे पहले जो आज हम लोग देखेंगे अलीवर्दी खां। मतलब ये बंगाल को जो स्वतंत्र स्थापना किया था मुर्शिद कुली खां, इस समय बंगाल के अंतर्गत जो है ना बिहार भी था, उड़ीसा भी था, प्लस झारखंड भी था। झारखंड मतलब दोस्तों उस समय जो मुर्शिद कुली खां जो बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया, तो इसके अंतर्गत बंगाल तो था ही, बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था और झारखंड भी। मतलब इतना के सम्मिलित रूप को बंगाल कहा जाता था। और तब इस बंगाल के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है मुर्शिद कुली खां। और इसी बंगाल के राजधानी अब तक था ढाका। और इस ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। और इसका मृत्यु हो गया 1727 ईस्वी में। इसका उत्तराधिकारी के रूप में देखेंगे अलीवर्दी खां। और ये अलीवर्दी खां जब बंगाल का शासक बना ये 1739 ईस्वी में, ये 1739 ईस्वी में बंगाल के गद्दी पर बैठा अलीवर्दी खां। और ये बंगाल को इतना शक्तिशाली राज बनाया, इतना शक्तिशाली राज बनाया, इतना मजबूत बंगाल को राज बनाया अलीवर्दी खां, किसके समय में बंगाल को स्वर्ग कहा जाने लगा। दोस्तों एग्जाम में पूछे जाएंगे कि किसके समय में बंगाल को स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी खां के समय में। और इसके 3 बेटी, सबसे बड़ी बेटी के नाम घसीटी बेगम, जो खुद अपना पिता का कमान नहीं मानते थे, अपना पिता को उल्लंघन कर देते थे। और इसके छोटी बेटी का पुत्र था सिराजुद्दौला। कौन? इसके छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खां क्या किया? अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्तों से तुलना किया। यह देखिए हम लिख दिया बोर्ड पर, अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ते से तुलना किस शासक ने किया था? तो वह अलीवर्दी खां ने। और इसने कहा था अंग्रेज एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है। दोस्तों अगर मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने पर तो मधु हमें काट काट के मार डालेगा। अगर हम मधुमक्खी को नहीं छेड़ेंगे तो मुझे शहद देगा, मधु देगा। ठीक उसी प्रकार अंग्रेज है, अंग्रेजों को विरोध करने पर वो हमें काट काट के मार डालेगा, नहीं तो हमको उससे मिलकर रहना होगा। और इस बेचारा का मृत्यु हो गया 1756 ईस्वी में। लेकिन मृत्यु से पहले अपने ही जीवन काल में इसने अपना उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था सिराजुद्दौला को।
सिराजुद्दौला को। और जब ये सिराजुद्दौला बंगाल के गद्दी पर बैठा 1756 ईस्वी में, तो इसकी बड़ी मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब के रूप में किस किस ने पसंद नहीं किया था, तो इसकी बड़ी मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेजों ने। तब अंग्रेजों ने क्या किया, और इसने भी अंग्रेज को पसंद नहीं किया, नहीं अपनी मौसी घसीटी बेगम को। तो सिराजुद्दौला के समय में अंग्रेजों ने इसके अनुमति के बगैर कलकत्ता स्थित कासिम बाजार, कौन सा, कलकत्ता स्थित कासिम बाजार पर अंग्रेजों ने घेराबंदी करने लगा। मतलब अंग्रेज अपना अधिकार उस पर जमाने लगा, अपना घेरा डालने लगा। तो सिराजुद्दौला उसमें बंगाल के नवाब था और इसने अंग्रेजों को रोका। कहे अंग्रेज, अगर आप जो कासिम बाजार पे घेराबंदी कर रहे हैं, हमसे अनुमति लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बंगाल के नवाब हूं। बंगाल में किसी को कुछ करने के लिए हमसे अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस प्रकार अंग्रेजों ने इसके फरमान को उल्लंघन किया। मतलब इसके ये जो अनुमति दिया कि ना करे, सभी ने इसका विरोध किया। तब ये क्या किया, अपना सेना को भेजा। कहा ये अपना सेना को भेजा, ये है कासिम बाजार, इस पर अंग्रेजों का घेराबंदी हो रहा है। और सिराजुद्दौला ने भेजा, कल के जाइए चौबगल से अंग्रेज को घेर लो। तब सिराजुद्दौला के सेना सब जो है अंग्रेजों को चौबगल से कासिम बाजार पर घेरने लगा। तो सभी अंग्रेजों ने जान बचाने के लिए नाव पे सवार होकर के फुल्टा द्वीप में छुप गया। बहुत बैटल क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्लैक होल की घटना के दौरान अंग्रेजों ने किस द्वीप में जाकर के छुपा था, तो फुल्टा द्वीप। कौन सा द्वीप, फुल्टा द्वीप में जाकर के छुपा था। और लेकिन जब अंग्रेज भाग रहा था जान बचाने के लिए, तो सिराजुद्दौला के सेना ने लगभग 146 अंग्रेज को पकड़ लिया। कितना अंग्रेजों को, 146 अंग्रेज को पकड़ लिया और 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा कमरा में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया। और दोस्तों बंद करने के बाद बंद कर दिया और उसको छोड़ दिया। और दूसरे दिन जब गया कमरा को खोला, तो उसमें से 146 अंग्रेज में से 123 अंग्रेज मर चुका था। मात्र 23 अंग्रेज ही जीवित पाए गए। कितना अंग्रेज, 23 अंग्रेज ही जीवित पाए गए। और इस घटना को भारतीय इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहा गया, अर्थात कालकोठी की घटना। और ये घटना दोस्तों हुआ था 20 जून 1756 ईस्वी को। तो जान लीजिए 146 में से 123 मर गए अंग्रेज, क्योंकि भयंकर गर्मी के कारण। जानते हैं कि जून माह के समय उत्तरी गोलार्ध में भयंकर गर्मी पड़ता, क्योंकि सूर्य जो है ना, क्योंकि कर्क रेखा सूर्य के करीब होता है, इसलिए करके। और कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। तो इसीलिए करके 123 अंग्रेज का मृत्यु हो गया। और इस घटना को भारतीय इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहा गया, जो प्लासी युद्ध का तात्कालिक कारण बना। इसी के साथ दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 ईस्वी को। और इस युद्ध में एक ओर से अंग्रेजी सेना, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और इधर से बंगाल की ओर से युद्ध का नेतृत्व कर रहा था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और इसके सेनापति मीर जाफर था। कौन, मीर जाफर। और इस युद्ध होने से पहले अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को लोभ देकर अपना ओर मिला लिया। देखिए अंग्रेजों का कूटनीति। अब ये से कूटनीति देखिए कि ये बेचारा लोभ में फंस गया, और इसको ये लोभ दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने इसको लोभ दिया कि ए मीर जाफर, मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा, तुम मुझे प्लासी युद्ध में साथ दोगे। तो ये नवाब बनने के चाह में ये अपना नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया प्लासी के युद्ध में।
और अंग्रेजों को साथ दिया। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? इसका सेनापति मीर जाफर वह अंग्रेजों ने मिला लिया था, अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने। और इस युद्ध में हार हो गया, नवाब सिराजुद्दौला का, अंग्रेज का विजय हुआ। दोस्तों अगर सेनापति प्लासी के युद्ध में धोखा नहीं देता नवाब को तो ये तय था कि अंग्रेज की हार होता, नवाब सिराजुद्दौला की जीत होता। और अंत में लेकिन इस युद्ध में नवाब को वफादारी पूर्वक युद्ध में साथ दिया इसके दो प्रिय अधिकारी मीर मदन और मोहनलाल ने। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को किन दो प्रिय अधिकारी ने वफादारी पूर्वक युद्ध में साथ दिया? वह मीर मदन और मोहनलाल। दोस्तों इस युद्ध में जो है, ये युद्ध जो माना जाता है, ये रॉबर्ट क्लाइव की दिमाग का उपज माना जाता है। और इस प्लासी युद्ध को एक युद्ध नहीं माना जाता है, एक षड्यंत्र माना जाता है, क्योंकि इसको एक षड्यंत्र माना जाता है। क्योंकि युद्ध होने से पहले यह कहा जाता है कि युद्ध का परिणाम तो तय हो चुका था कि अंग्रेजों को जीतना था, क्योंकि अंग्रेज ने इसके सेनापति को ही मिला लिया। जब सेनापति ही धोखा दे दिया, सेनापति ही अंग्रेजों में मिल गया, तो युद्ध का परिणाम तो पहले ही तय हो गया कि अंग्रेज जीतेगा। इसीलिए प्लासी युद्ध को युद्ध नहीं माना जाता है, एक षड्यंत्र माना जाता है। ये युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग का उपज माना जाता है, इसके दिमाग का षड्यंत्र माना जाता है। और षड्यंत्र का मतलब होता है युद्ध का परिणाम पहले तय हो चुका था। इसमें कोई तैयारी हो करके युद्ध नहीं लड़ा था, अचानक के नवाब को लड़ना पड़ गया। हाँ, इस युद्ध में अंग्रेज बंगाल को भी पूर्ण रूप में नहीं जीत सका। कहिएगा इस युद्ध में अंग्रेज बंगाल को भी पूर्ण रूप में नहीं जीत सका, तो ये भारत को क्या अलवा जीतेगा? लेकिन दोस्तों यह माना जाता है कि भारत विजय का नींव प्लासी युद्ध में ही पड़ गया और पूर्ण रूप में भारत को जीता प्लासी के युद्ध में नहीं, बक्सर के युद्ध में। किस युद्ध में जीता? बक्सर के युद्ध में। तो दोस्तों इस टॉपिक्स में आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। इसका आगे हम लोग बक्सर युद्ध लेकर के अगले भाग में चलेंगे। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो अपना नोट कर लीजिएगा बोर्ड पे से, और अपना लेक्चर सुन लीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा। आप लोग मनोबल बढ़ाइएगा, हमारा हिम्मत बढ़ाइएगा, तो मैं वीडियो बनाते रहूँगा, नहीं तो बंद कर देंगे। धन्यवाद।